चलो, अभी जो अपना टॉपिक है ना वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, तो बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। फिर पीवाईक्यू भी कुछ कुछ देखेंगे बीच में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ब्रांच ना बायो में दो ब्रांच होते हैं, एक एनाटॉमी होता है और एक मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, उसका मॉर्फ कैसा है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से वो देखने में कैसा लगता है ना। ये उसका मॉर्फोलॉजी हो गया। और जब अंदर अंदर जाते हैं और अंदर कट करके देखते हैं तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, इसमें हम लोग ना टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ना ग्रुप ऑफ सेल होता है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं जिसका कॉमन ओरिजिन हो और नियरली सिमिलर फंक्शन हो। नियरली सिमिलर फंक्शन इसलिए मैंने बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टिश्यू में सेल के सिमिलर फंक्शन होते हैं, बट कुछ जैसे जाइलम फ्लोएम है उनमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं, बट वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होते हैं, है ना। तो क्या होगा, सेम ओरिजिन यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। उसके प्लांट में दो तरह के टिश्यू हो सकते हैं, एक जो डिवाइडिंग है और एक जो परमानेंट है। जो डिवाइडिंग होता है ना उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड होता है मतलब क्या होता है कि उसमें कोई फंक्शन नहीं होता, वो बस डिवीजन करता जाता है, डिवीजन करता जाता है। और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, अभी रुको, अभी मैं इसको समझाता हूँ। जैसे देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सेल है, एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, इसके पास डिवीजन कैपेसिटी है, तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब क्या कि सब यूजुअल सा सेल है, कोई इसमें स्पेशल फीचर नहीं है। फिर अगर ये सेल न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि इसी सेल से ये न्यूरॉन में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि न्यूरॉन में ये अलग फंक्शन करेगा, है ना। न्यूरॉन में अलग इसका फंक्शन होगा। पहले इसका फंक्शन सिर्फ डिवीजन था, अब इसका नर्व कंडक्शन हो गया, है ना, सिग्नल कंडक्शन। तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। जब कोई स्पेशल फंक्शन गेन कर लेता है ना, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं यूजुअली नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। अगर मान लो कि किसी भी कारण से अगर ये डिफ्रेंशिएटेड सेल फिर से डिवाइड करना शुरू कर दे, डिफ्रेंशिएटेड सेल फिर से डिवाइड करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। मतलब ये स्टेप रिवर्स हो गया, अब ये सेल फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और जब फिर से जब ये डिवाइड कर रहा है तो इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल डिवाइडिंग सेल था, अगर ये फिर से स्पेशल फंक्शन अगर गेन कर लेता है, स्पेशल स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, नॉन डिफ्रेंशिएटेड, री डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, सब समझ में आ गया। इसको ना बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे टिश्यू कल्चर, ये 12th क्लास में दिया हुआ है, बट मैं अभी बता देता हूँ। जैसे ये सूट है, ठीक है, यहाँ एपिकल मेरिस्टेम है। लास्ट चैप्टर में बताया था एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये डिवाइड करता जाएगा और नीचे सूट बनाता जाएगा, है ना। इसी डिवीजन से कुछ सेल जो होगा लीफ बनाएगा, कुछ सेल स्टेम बनाएगा, कुछ सेल क्या करेगा, जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग सिस्टम बनाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन या डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो सेल है ये स्पेशल फंक्शन गेन करेगा डिफ्रेंशिएट करके, मान लो लीफ बना लिया, स्टेम बना लिया, फ्लावर बना लिया। अगर हम इसमें ऑक्सिन हार्मोन देंगे, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, अगर हम ऑक्सिन देंगे तो ये सेल क्या करता है, फिर से ऐसे डिवाइडिंग सेल बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अब जैसे हमने लिप से यहाँ पे कुछ टिश्यू लिया और इसको हमने ऑक्सिन में रखा, तो फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब ये डिवाइड करके जो ऐसे गुच्छा बनाया हुआ है सेल का ना, इसको कैलस बोलते हैं, ठीक है। इसको कैलस इंपॉर्टेंट टर्म है, कैलस बोलते हैं। तो कोई भी परमानेंट टिश्यू जो है ना डी डिफ्रेंशिएट होकर कैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। अब आगे क्या बताया था मैंने, जो डी डिफ्रेंशिएशन है होने के बाद जो कैलस बना है वो फिर से डिवाइड करेगा और फिर से स्पेशल फंक्शन गेन करेगा, तो फिर से री डिफ्रेंशिएट होके वो रूट सूट बना सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मैं आगे फाइटो हार्मोन में बताऊंगा कि ऑक्सिन और साइटोकिनिन दो हार्मोन है, इनके रेशियो को डिफ्रेंशिएट करके कभी ऑक्सिन को ज़्यादा करके कभी साइटोकिनिन को ज़्यादा करके रूट एंड सूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीनों टर्म समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब टिश्यू पे चलते हैं। तो जो प्लांट टिश्यू होता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग सेल है ना, जो इसके बाद डिफ्रेंशिएशन अगर हो गया तो परमानेंट टिश्यू बन गया जो नॉन डिवाइडिंग होता है, यूजुअली नॉन डिवाइडिंग होता है। परमानेंट भी सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना। सिंपल का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हो, है ना। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि वो जो टिश्यू है ना डिफरेंट टाइप के सेल से बना हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या था बताओ जल्दी से, डिवाइडिंग सेल था। देखो, अगर वो डिवाइडिंग है तो इसका मतलब क्या है, वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसका मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है या इमेच्योर सेल है।
ठीक है, मेरिस्टेम डिवाइडिंग सेल हो गया। देखो जब प्लांट में डिवीजन होता है ना तो इसमें सेल प्लेट बनता है बीच में, है ना। जो सेल प्लेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये डिवीजन, सेल डिवीजन में मैं अच्छे से बताऊंगा। ये दो न्यूक्लियस सेपरेट हो गया और उसके यहाँ पे बीच में सेल प्लेट बन रहा है। ये जो सेल प्लेट होता है इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। जो मेरिस्टेम होता है वो क्या है, ये डिवाइडिंग सेल ही तो है ना, तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा बट सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा। जब ये जो इमेच्योर सेल है ना, जब मेच्योर बनता है तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनता है ना। तो मेरिस्टेम में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। कोई भी डिवाइडिंग सेल हो, ये यूनिवर्सल रूल है, चाहे वो ह्यूमन में हो या प्लांट में हो, डिवाइडिंग सेल में हमेशा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस? क्योंकि डिवीजन एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। और देखो डिवीजन में क्या चाहिए अपने को, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, इसलिए हमेशा डिवाइडिंग सेल का डेंस साइटोप्लाज्म होगा। प्राइमरी सेल वॉल होगा, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा, ये मैंने अच्छे से बताया है। वैक्यूल, देखो जो मैच्योर सेल होता है ना वो अपना एनर्जी स्टोर करके रखता है, चीज़ों को स्टोर करता है वो, है ना, तो उसको वैक्यूल चाहिए होता है। इसका तो मेरिस्टेम का तो बस काम है डिवीजन करना, तो इसमें वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। साथ में क्योंकि ये सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, नए नए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, नए नए सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मतलब केमिकली बहुत एक्टिव होगा ये। और साथ में क्या होगा इसमें, क्योंकि एक सेल है, एक सेल ये डिवाइड कर गया छोटे छोटे बहुत सारे में, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होगा और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा ना वो बहुत कम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखते हैं तो मेरिस्टेम ऑरिजिन के बेसिस पे देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो मतलब बहुत पुराना, है ना, तो ये बेसिकली इम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होता है। जब सीड में इम्ब्रियो बनता है ना तो उस समय ये मेरिस्टेम होता है प्रो मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये प्रो मेरिस्टेम सीड से जब जर्मिनेशन होता है ना तो उसके प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। बताया था मैंने, क्या बताया था, जो इम्ब्रियो एक्सिस है, इम्ब्रियो एक्सिस ऊपर क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है और नीचे रूट सिस्टम बनाता है। यहाँ पे एपेक्स पे ध्यान देना, यहाँ पे एपेक्स पे क्या होता है, सूट मेरिस्टेम होता है और नीचे रूट मेरिस्टेम होता है, इसको एपेकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। जो अर्ली इन द लाइफ आता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ये जब डिवाइड करता जाता है तो ऐसे सूट का लेंथ ऊपर बढ़ा दिया, ये रूट का लेंथ नीचे बढ़ा दिया, तो कुछ ना मेरिस्टेम बीच बीच से छूट जाते हैं। ये जो बीच बीच में मेरिस्टेम छूट जाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है यहाँ तक। देखो सूट मेरिस्टेम है और रूट मेरिस्टेम है, ये डिवाइड करते करते ऊपर जाता जा रहा है, कुछ मेरिस्टेम बीच में छूट जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। उसी तरह जैसे हमने क्या देखा होगा, कोई भी प्लांट होता है, जैसे ये एक प्लांट है, तो प्लांट में हमने ये देखा था ना कि जो बगल बगल में एक्जिलरी बर्ड होता है, ये क्या है एक्जिलरी बर्ड? कुछ नहीं है, ये जो सूट मेरिस्टेम था ना इसी का कुछ टिश्यू यहाँ पे छूट गया, है ना, ये समझ में आ गया। तो एक्जिलरी बर्ड इज ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो बीच बीच छूटा रह गया कहीं कहीं वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है यहाँ तक। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर कौन कौन आएगा? एपेकल मेरिस्टेम, बिल्कुल क्लियर है। एपेकल मेरिस्टेम में कौन? सूट एपेकल और रूट एपेकल, है ना। उसके अलावा इंटर कैलरी मेरिस्टेम बताया था, जो बीच बीच में मैच्योर टिश्यू के बीच में जो छूट गया, इसलिए उसको इंटर कैलरी बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। हाँ, अगला जो है ना ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं आगे वेस्कुलर कैम्बियम बताऊंगा ना तब तुम्हें समझाऊंगा। इंटरफेसिकुलर, ध्यान देना यहाँ पे, इंटरफेसिकुलर इज प्राइमरी बट इंट्राफेसिकुलर सेकेंडरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब कब होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कब होता है? देखो ध्यान से, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि जो डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, डी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, सॉरी डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू ये है, जब इसमें डी डिफ्रेंशिएशन होता है तो फिर से वो क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन करता है और ये डिवाइड करने लगता है। तो ये वाला पार्ट प्राइमरी मेरिस्टेम से कोरिलेट करना और इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम से कोरिलेट करना। देखो ध्यान से, जो ये मैच्योर परमानेंट टिश्यू बन चुका था ना, अब इसी में से कुछ सेल क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा, डी डिफ्रेंशिएट कर लेगा खुद को और डिवाइड करना शुरू कर देगा, तो वो बन जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ध्यान देना यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टेम इसको सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेटर इन द लाइफ आता है ना। क्यों? क्योंकि बाद में पहले प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, ये बनेगा, फिर डी डिफ्रेंशिएट होकर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है ये ना बेसिकली क्या होता है, प्लांट में लेटरली होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, जो क्या करता है, प्लांट के गर्थ को, मतलब प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेटर इन द लाइफ आता है। इसमें मैंने एग्जांपल एक तो याद करवा दिया था, इंटरफेसिकुलर। इंटर
और यहाँ पे क्या होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे जो प्राइमरी में है ना इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा जो होता है ना वो क्या होता है, बताओ जल्दी से, प्राइमरी। और इंटरफेसिकुलर जो होता है वो सेकेंडरी होता है। कॉक कैम्बियम, ये भी अभी नहीं समझ आएगा, आगे आएगा समझ में। इंटरफेसिकुलर, कॉक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये याद रखना अभी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, ऐसे अभी मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली ना ऐसे करके वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। यहाँ जाइलम होता है और यहाँ फ्लोएम होता है। इसके बीच में जो कैम्बियम है ना, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है ना, वो क्या होता है, प्राइमरी होता है। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 फेसिकुलम है, इसके बीच में जो आया है ना, यहाँ पे इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी इन द लाइफ होता है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ये सूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सूट एपिकल मेरिस्टमेटिक जोन है यहाँ पे, और ये क्या, लीफ पेरीमोर्डियल। प्राइमोर्डियल का मतलब क्या होता है कि ये ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये जो मेरिस्टम टिश्यू से जो नीचे सेल आ रहे हैं ना, यही डिफ्रेंशिएट होकर वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, मतलब वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम ये सब बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम रूट में देखें, रूट का स्ट्रक्चर मैंने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बताया हुआ है। रूट कैप, रूट मेरिस्टेम, यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे रूट मेरिस्टेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अंदर ना सेंट्रल सिलेंडर है और बाहर कॉर्टेक्स है। बस इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, रूट कैप और रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर एक्सिलरी बर्ड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वो तो मैंने बताया ही था कि जब सूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर चला जाता है तो बीच में ना जो नोड पे, बेसिकली नोड पे ध्यान देना, यहाँ पे नोड पे यहाँ पे कुछ छूट जाते हैं ऐसे करके, है ना। प्राइमरी मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो छूट जाते हैं यहाँ पे, वो बनाता है क्या, वो बनाता है एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड ही फर्दर ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर, इन सबको बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर क्या क्या आएगा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, उसके अंदर रूट और सूट आएगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम का, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करना। तो प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो होता है बाय एपिकल मेरिस्टेम। उसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या बताया था मैंने, कुछ मेरिस्टेम जो होते हैं जो बीच बीच में छूट जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट होते हैं बट मैच्योर टिश्यू के बीच में छूट जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इट इज अल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का जो लोकेशन होता है ना, इन जनरल नोड के आसपास होता है, ठीक है। बेस ऑफ लीफ पे हो सकता है, तो एट द बेस ऑफ इंटर नोड ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के जो इंटर नोड है ना, इसके बेस पे यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसी के बारे में ना एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ था, जैसे ग्रासेस है, जो ग्रासेस के पार्ट को जो ग्रेजिंग हार्बीवोरस है वो ग्रासेस को खा जाएगा। तो अगर मान लो ये ग्रास है, इसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे है, अगर इस वाले पार्ट को खा गया तो ये तो ग्रो नहीं कर पाएगा, यूजुअली यही होना चाहिए, नहीं कर पाएगा, बट ये ग्रो करता है। क्यों करता है, क्योंकि बीच में जो कुछ एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट छूट गए थे। तो जो ये रीजेनरेट होता है ग्रेजिंग पार्ट ऑफ ग्रास, ये किसके थ्रू होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होता है। क्लियर है यहाँ तक। लेटरल मेरिस्टेम का मैंने क्या बताया था कि वो बाद में, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम है। वो क्या होता है, जैसे ये प्लांट ऐसे बना हुआ है पूरा, प्लांट के बीच में, जैसे यहाँ पे प्लांट, रुको मैं प्लांट बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये प्लांट बना हुआ है, ठीक है, अभी इसका गर्थ इतना है, इतना डायमीटर है। तो बाद में क्या होगा ना, ऐसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बन जाता है, यूजुअली सिलेंड्रिकल ही होता है, मेरिस्टेम बन जाता है और ये डिवाइड करने लगता है ऐसे। जब डिवाइड करने लगता है इसका, इस प्लांट का गर्थ, मतलब ये प्लांट मोटा हो जाता है। क्लियर। तो ये लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ना, यूजुअली सेकेंडरी होता है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है मोस्टली, बट इसमें ना कुछ पार्ट प्राइमरी के भी हो सकते हैं। तो अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो उसमें सेकेंडरी ऑप्शन इज बेटर, ठीक है। तो इसका लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, थिकनेस ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करना साइड वाइज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देयर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम एग्जांपल ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ना, चलो इसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये वाला पार्ट ना, लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट हल्का सा तुम्हें पता है कहाँ समझ आएगा, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना प्लांट का गर्थ कैसे कैसे, जैसे हम लोग सेक्शन देखेंगे ना, स्टेम का सेक्शन क्या है, रूट का क्या सेक्शन है, उस समय तुम्हें समझ में आएगा। बट अभी तुम्हें याद क्या क्या करना है इसमें से, ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होता है लेटरल मेरिस्टेम। उसके अलावा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम में मैंने डिस्कस किया था प्राइमरी, क्या बताया था मैंने, इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर इज व्हाट, इंट्राफेसिकुलर इज, बताओ जल्दी से, प्राइमरी,
एंड इंटरफेसिकुलर इज सेकेंडरी। तो है ना, वो क्या लेटरल मेरिस्टम बना रहा है, लेकिन उसमें कुछ प्राइमरी पार्ट भी है ना, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, मोस्टली सेकेंडरी आता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ लिखा हुआ है, कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम भी होता है, ये मैं बताऊंगा आगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे यहाँ तक हमने देख लिया। तो परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता था, जिसमें कि एक ही टाइप के सेल होते थे, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेल होते थे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं। क्योंकि ये परमानेंट है तो डिवीजन तो कर नहीं पाएगा, है ना, डिवीजन इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपल वाले में सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो पेरेन्काइमा है ये ना मेरिस्टेम की तरह ही होता है, ध्यान देना अभी तक। मेरिस्टेम से अभी हल्का से डिफ्रेंशिएट हुआ है, ज़्यादा भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया है, तो मेरिस्टेम की तरह ही होता है। तो ये भी लिविंग टिश्यू होता है और ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये है जहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ कोई अलग डिफरेंट टाइप के टिश्यू नहीं होंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा पेरेन्काइमा। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके अलावा क्योंकि अभी ये मेरिस्टेम से बना है ना, मेरिस्टेम के क्या थे, प्राइमरी सेल वॉल थे जो सेल्यूलोज से बना होता है। तो इसमें भी अभी प्राइमरी सेल वॉल ही होगा, जो थिन सेल वॉल होगा, जो सेल्यूलोज से बना होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके अलावा मेरिस्टेम में क्या था, परमानेंट न्यूक्लियस था, परमानेंट न्यूक्लियस इसमें भी होगा। डिवीजन कैपेसिटी ना मतलब लिटिल बिट इसमें होते हैं डिवीजन कैपेसिटी, बट परमानेंट में सारे परमानेंट में नहीं होते, तो डिवीजन कैपेसिटी लिटिल बिट होते हैं। मेरिस्टेम में भी था ना डेंस साइटोप्लाज्म, तो यहाँ भी डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, वैक्यूल, क्योंकि अभी परमानेंट टिश्यू बन गया है तो इसमें हो सकता है कि लार्जर वैक्यूल हो फॉर स्टोरेज, है ना। अभी देखेंगे आगे क्या क्या स्टोर कर सकता है। इसका लोकेशन जो है ना, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब यही होता है जहाँ और कोई कुछ नहीं है टिश्यू, वहाँ पे कौन होगा, पेरेन्काइमा होगा, ठीक है। मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है उसको भर दो, पेरेन्काइमा को भर दो। तो ग्राउंड सब्सटेंस इन ऑल ऑर्गन पेरेन्काइमा का लोकेशन है। अब सेब देखते हैं। यूजुअली जो अपना मेरिस्टम था वो कैसा था, स्फेरिकल था, है ना। कोई भी डिवाइडिंग सेल इन जनरल स्फेरिकल ही होते हैं। स्फेरिकल मतलब क्या, वर्टिकल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर दोनों इक्वल, मतलब आइसोडायमेट्रिक होगा, ठीक है यहाँ तक। अब मॉडिफिकेशन देखते हैं। जैसे जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या, जो प्लांट पानी में रहते हैं, जैसे लोटस, लिली, उन सब में क्या होता है, उसको फ्लॉट करना होता है सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, तब तो उसको सन मिल पाएगा ना, सन का मतलब लाइट मिल पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर उसका लाइट वेट होगा तभी तो वो फ्लॉट कर पाएगा। तो उस केस में एरेनकाइमा होता है, उसमें एरेनकाइमा, पेरेन्काइमा एरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पेरेन्काइमा में बहुत सारे एयर वैक्यूल बन जाते हैं, जो क्या करता है, उसको बायंसी प्रोवाइड करता है, जो उसको फ्लॉट करने में हेल्प करता है। तो पेरेन्काइमा एरेनकाइमा में किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोफाइट में। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बहुत जगह क्या होता है ना, जैसे लीफ है, लीफ में पेरेन्काइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा करने लगता है, बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल अपने अंदर एक्युमुलेट कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली लीफ में फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो लीफ में फोटोसिंथेसिस क्लोरेनकाइमा करता है ना, उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ बोलते हैं। अगला कुछ जैसे एलो, ये कैक्टस, इन सब में क्या होता है, जब हम इसके स्टेम को तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर से बहुत सारा म्यूसिनस सब्सटेंस निकलता है, म्यूकस जैसा सब्सटेंस निकलता है ना। तो इसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा के अंदर ही स्टोर कर लेता है ये म्यूकस। बताया था ना भी वैक्यूल होता है, वैक्यूल में कुछ भी स्टोर कर सकता है, तो म्यूकस स्टोर कर लेता है। तो म्यूसिलेज पेरेन्काइमा भी हो सकता है, एलो और कैक्टस में हो सकता है, जो भी फ्लैसी प्लांट है उसमें हो सकता है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे पेरेन्काइमा है। एक्चुअल में अगर मैं एक्यूरेट इसको बोलूँ तो ये क्लोरेनकाइमा है, और साथ में बीच में क्या है यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस भी है जो स्मॉल है ना, स्फेरिकल आइसोडायमेट्रिक सेल है। क्लियर है यहाँ तक पेरेन्काइमा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे कोलेनकाइमा पे। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा से हल्का सा डेवलप होकर कोलेनकाइमा बना। तो कोलेनकाइमा को ना हम लोग बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देखो लिविंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसका मतलब ये लिविंग टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू का मतलब ये सपोर्ट करने में हेल्प करता है ना, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें ध्यान से। अभी प्राइमरी सेल वॉल था, क्लियर है यहाँ तक, किसमें, पेरेन्काइमा में। अब इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, तो ये सेल वॉल इसका थिकन होता गया। प्राइमरी सेल वॉल किससे बना हुआ था, सेल्यूलोज से। फिर सेकेंडरी सेल वॉल में और सब केमिकल डिपॉजिट होने लगेंगे, जैसे पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, ये सब, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्राइमरी ऐसे एक सेल है, इसमें यहाँ पे हर जगह देखो डिपॉजिट हो रहा है, मेनली कॉर्नर पे डिपॉजिट हो रहा है, किसका, पैक्टिन का मेनली होता है,
सेल्यूलोज का भी डिपॉजिट होता है और हेमी सेल्यूलोज का डिपॉजिट होता है। क्यों? अब देखो डिपॉजिट जब हो गया ना तो इसके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस वो बिल्कुल गायब हो गया है ना, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बिल्कुल एब्सेंट होगा। कुछ सेल ना देखो ग्रीन ग्रीन भी है और लार्ज वैक्यूल भी है बीच में, है ना, ये वैक्यूल है बीच में और ग्रीन ग्रीन है, इसका मतलब क्या है? क्लोरेन कायमा हो सकता है, क्लोरेन कायमा जैसा, मतलब क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग हो सकता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कुछ स्टोरेज भी करता है फूड का, तो ये एसिमुलेट कर सकता है फूड को, फूड का फॉर्मेशन कर सकता है, फूड को स्टोर कर सकता है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अगला यहाँ पे थिकन कॉर्नर है, कॉर्नर किससे थिकन होता है ये तो मैंने बता ही दिया था यहाँ पे। और अगला प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बताओ? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी कंटेंट है ना सब प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है। अगला लोकेशन देखते हैं, मैंने क्या बताया था? दिस इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग का एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मैकेनिकल टिश्यू, तो ये ना स्टेम ऑफ हर्बीवोरस डायकोट जो होता है ना, हर्बीवोरस डायकोट है ना, डायकोट में भी जो हर्बीवोरस है उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा क्या करता है उसमें? वो ना जैसे होमोजीनस हो सकता है, मतलब पूरे जैसे एपिडर्मिस है उसके नीचे कोलेनकाइमा है, ये होमोजीनस हो सकता है हर जगह है, ठीक है। ये सनफ्लावर में होता है ऐसा, या फिर पैची पैची हो सकता है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है, ऐसे ऐसे करके कहीं कहीं है, तो पैची पैची भी हो सकता है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या आता है? जो जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना वो सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आती है, ठीक है यहाँ तक। अगर कंटिन्यूस है तो होमोजीनियस या पैची भी हो सकता है। तो ये डायकोट हर्बीवोरस प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है बिलो द एपिडर्मिस, क्लियर है यहाँ तक। उसके अलावा हाइपोडर्मिस ऑफ द डायकोट स्टेम, हाइपोडर्मिस जो होता है ना एपिडर्मिस के नीचे जो है ना वहाँ पे ये जो ऐसे है ना, इसका और क्या फंक्शन होगा? ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाएगा, मैकेनिकल टिश्यू है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, तो ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगा। साथ में ये ना मार्जिन ऑफ लीफ लेमेना एंड पेट्यूल ऑफ लीफ पे होता है जो उसको लिटिल बिट मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा हुआ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ ए लीफ, क्लियर है यहाँ तक। कोलेनकाइमा क्लियर है ना। चलो अगला स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है? देखो ये भी लिविंग था, ये भी लिविंग था, बट ये डेड है। देखो जिसको ज़्यादा सपोर्ट करना है ना उसको डेड होना पड़ता है ना। तो ये ना बहुत डेड मैकेनिकल टिश्यू है, मतलब ये सपोर्ट करने मेनली इसका फंक्शन जो होता है वो सपोर्टिंग फंक्शन होता है। तो इसके सेल कैसे कैसे होते हैं? डेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सपोर्ट करने के लिए फाइबर्स चाहिए होते हैं, है ना। घर में हम क्या लगाते हैं? सरिया लगाते हैं, है ना, तब तो पिलर मजबूत होता है ना। तो इलोंगेटेड होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ठीक है, थिक वॉल्ड होना चाहिए, लिग्निफाइड, ठीक है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, मतलब प्रोटोप्लास्ट क्या था? लिविंग पार्ट था ना, लिविंग पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। डेड होना चाहिए, इलोंगेटेड होना चाहिए, थिन होना चाहिए, मतलब पतले पतले होने चाहिए, निडल लाइक होने चाहिए, बट उसके वॉल थिकन होना चाहिए, ठीक है, लिग्निफाइड थिक होना चाहिए, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, मतलब लिविंग पार्ट नहीं होना चाहिए उसमें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये ना हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट में होता है, हाइपोडर्मिस ऑफ डायकॉट में कौन होता है? कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट में कौन होता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइबर और स्क्लेरॉइड। देखो जैसे जैसे कि हम लोग घर में पिलर देते हैं उसमें क्या होता है? सीमेंट होता है, सीमेंट क्या होता है? डॉट 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 डॉट, वो स्क्लेरॉइड, और उसमें सरिया देते हैं, है ना, वो फाइबर्स होते हैं। तो उसी तरह सपोर्ट के लिए इसमें भी सेम टू सेम यही मैकेनिज्म यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम फाइबर्स को देखते हैं। क्या क्या देखा था हमने? ये जो है ना ये लंबे लंबे होंगे, इसके अंदर कोई लिविंग पार्ट नहीं होगा, है ना। साथ में क्या होगा यहाँ पे? इसका हाँ इसके वॉल जो होंगे थिकन होंगे, लिग्निफाइड होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ना छोटे छोटे पिट होते हैं। पिट का क्या मतलब होता है? पिट जहाँ भी हो ना उसका मतलब होता है वहाँ पे हल्के से गैप है ताकि ये कुछ कुछ हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर सके, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा इसमें ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, हल्का सा बीच में स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके एंड जो होते हैं ना निडल लाइक होते हैं, ऐसे पॉइंटेड होते हैं और टेपरिंग होते हैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो फाइबर्स कहाँ कहाँ हो सकता है? जाइलम फाइबर हो सकता है जिसको वुड फाइबर भी बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर हो सकता है जिसको ब्लास्ट फाइबर भी बोलते हैं, या कोकोनट का क्वायर था ना वो भी फाइबर है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं स्क्लेराइड के बारे में। स्क्लेराइड क्या बताया था मैंने? डॉट डॉट सीमेंट की तरह होगा, है ना, तो बहुत ग्रेटिव सेंसेशन होगा उसका, मतलब ऐसे सैंड जैसा होगा। तो इसमें देखो स्क्लेराइड में क्या होता है? ये गोल सा स्फेरिकल सा है, थिकेंड, इसके देखो इसका ये भी ना ये थिकेंड है, थिकेंड सेल वॉल है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। और यहाँ पे बीच का जो पार्ट है ना, बीच में लिविंग पार्ट था और लिविंग पार्ट का डेथ हो गया यहाँ पे, तो लिविंग ये बीच में खाली स्पेस बचा जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। और ये ल्यूमेन बाहर से ऐसे कनेक्टेड होता है बहुत सारे ऐसे ऐसे गैप से,
जिसको क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। ठीक है, इसके जो पिट होते हैं ना वो लार्ज होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इसके लार्ज होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? इसका जो शेप होता है ना वो स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? तो आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर कॉमनली फाउंड इन द वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गावा, पियर्स एंड सपोटा। ठीक है, तो ये याद करने हैं अपने को, क्योंकि इसमें जैसे कि जैसे गावा खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट 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 स्ट्रक्चर आते हैं, वो क्या होता है, स्क्लेरॉइड ही होता है। तो ये याद करना है। ठीक है, चलो अब अगला जो टॉपिक है ना वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने क्या देखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ये मल्टीपल सेल टाइप से बने हुए होते हैं। तो ये हेट्रोजीनस टिश्यू होगा। हेट्रोजीनस का मतलब समझ आ रहा है ना, कि मल्टीपल सेल टाइप, डिफरेंट टाइप के सेल से ये टिश्यू बने हुए हैं। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाइलम है। जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, साथ में मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन करना। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो है ना ये यूनिडायरेक्शनल करता है, बट ट्रांसपोर्टेशन से भी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं ना, वो बेसिकली मैकेनिकली इसको सपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है। इसके कंपोजिशन जो होता है ना, इन जनरल जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं। तो 4 एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट है ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स जो है ना सबसे प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट है। मतलब प्रिमिटिव का मतलब ये है कि इवोल्यूशन में ये पहले भी था। जैसे अगर हम प्लांट किंगडम देखेंगे तो उसमें जो टेरिडोफाइट है उसके पास भी ट्रेकिड्स होता है, जिम्नोस्पर्म के पास भी ट्रेकिड्स होता है, उसके बाद एंजियोस्पर्म के पास भी ट्रेकिड्स होता है। ट्रेकिड्स जो होता है ना ये ऐसे इलोंगेटेड सा होता है, नैरो होता है, इलोंगेटेड होता है, और ये ऐसे करके पीठ से ऐसे कनेक्ट, ऐसे साइड वाइज रहता है। ध्यान देना यहाँ पे, ये ना ऐसे होता है, नैरो होता है बिल्कुल ऐसे। अगर ये नैरो होगा तो ये वाला पार्ट ना ऐसे ही एंड, जो इसका एंड है ना, एंड क्लोज होता है, साइड साइड में ऐसे होल होते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो एक ट्रेकिट्स यहाँ पे है, दूसरा ट्रेकिट्स यहाँ पे है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे देगा और इससे ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा वाटर का। बट ये बहुत ही प्रिमिटिव ट्रांसपोर्टेशन टाइप हुआ। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे वाटर आया, हो सकता है इस होल से ऐसे करके ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे ऊपर चला गया, तो ऐसे करके होता है ट्रेकिट्स। ठीक है, ये मेनली ना ट्रेकिट्स जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। देखो ध्यान से, ये पिट है, बीच में होल है, ट्रेकिट्स ये भी है, ये भी ट्रेकिट्स है। ठीक है, बॉर्डर्ड पिट एट द एंड। ठीक है, बॉर्डर्ड पिट होते हैं इसके एंड पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ट्रेकिट्स ना मेनली जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में ना कम होते हैं ट्रेकिट्स, मेनली जिम्नो और टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है यहाँ तक? ये यूनिसेलुलर होता है और डेड सेल होता है। ठीक है, डेड सेल होता है और यूनिसेलुलर होता है। और ये जो है ना इसमें थिकनिंग होते हैं, क्योंकि देखो मैकेनिकल सपोर्ट करना भी इसका एक फंक्शन होता है। तो ये जैसे ऐसे है ना, तो इसमें थिकनिंग ऐसे स्पायरल हो सकता है कि इसमें एनुलर हो, एनुलर मतलब रिंग रिंग जैसा हो, कुछ भी हो सकता है थिकनिंग। तो ये थिकनिंग भी इसमें हो सकता है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ट्रेकिट्स हो गया अपना। अगला देखते हैं वेसल्स। वेसल्स जो है ना ये हल्का एडवांस कंडक्टिव टिश्यू है। एडवांस क्यों है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म एडवांस है ना। ठीक है, एंजियोस्पर्म डिवीजन जो है वो एडवांस है, तो उसमें एडवांस कंडक्टिव टिश्यू में वेसल्स होते हैं। तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ लार्ज ल्यूमेन, इसके अंदर देखो लार्ज ल्यूमेन है, और ये वाला पार्ट जो इसका डिस्क है, ये साइड वाला जो पार्ट है ना, एंड वॉल इज परफोरेटेड। ध्यान देना यहाँ पे, एंड वॉल इज परफोरेटेड। बट ट्रेकिट्स के केस में क्या ये था एंड वॉल परफोरेटेड? बिल्कुल भी नहीं, ये साइड वॉल से ऐसे करके कनेक्ट करता था, है ना। ठीक है, यहाँ तक इसमें जो वेसल्स होते हैं उसमें एंड वॉल परफोरेटेड होते हैं। ट्रेकिट्स में कभी भी एंड वॉल परफोरेटेड नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक है, एक ही वेसल्स है, अगला वेसल यहाँ पे नीचे होगा, तो ये ऐसे अगला वेसल फिर अगला नीचे होगा, तो ये एक पाइपलाइन की तरह एक्ट कर रहा है, पाइपलाइन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये मोर एडवांस फीचर है। वेसल्स ओनली प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म, नॉट इन जिम्नोस्पर्म। ये सब जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट वेसल्स कुछ एंजियोस्पर्म में एब्सेंट भी हो सकते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगला जो कंपोनेंट है ना जाइलम का, वो है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर है, मतलब क्या है ये बताओ जल्दी से। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेन्काइमा? स्क्लेन्काइमा है ये। तो प्राइमरी फाइबर हो सकता है, प्राइमरी मतलब अर्ली इन द लाइफ में बना होगा। सेकेंडरी फाइबर हो सकता है, सेकेंडरी का मतलब होता है लेटर इन द लाइफ में बना होगा। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देखेंगे। तो प्राइमरी फाइबर अर्ली इन द लाइफ, सेकेंडरी फाइबर लेटर इन द लाइफ। जो प्राइमरी होता है इसका मेन फंक्शन देखो ध्यान से, इसका मेन फंक्शन होता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन।
और सेकेंडरी का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट। जो वुड होता है ना, जो फर्नीचर जिससे बनता है ना, वो बेसिकली सेकेंडरी जाइलम होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी, जाइलम फाइबर जो होता है, देखो जाइलम फाइबर जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ठीक है, वेसल्स भी जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म में जब जाइलम फाइबर नहीं होगा तो क्या उसका वुड हार्ड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जिम्नोस्पर्म का वुड जो होता है उसको सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वुड होता है, जो फर्नीचर जिससे बनता है, वो बेसिकली क्या है? जाइलम है, और जाइलम फाइबर है। और अगर फाइबर ही नहीं होगा जिम्नोस्पर्म में तो वो बहुत सॉफ्ट वुड होगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। एक होता है हार्डोम। हार्डोम का क्या मतलब होता है? हार्डोम का मतलब होता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द जाइलम। तो ट्रेकिट्स एंड वेसल जो होता है उसको, ट्रेकिट्स और वेसल को हार्डोम भी बोलते हैं, इसको ट्रेकिट्स एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? अगला जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, अभी तक जो भी हमने जाइलम के पार्ट को देखा था ना, सारे पार्ट डेड है। अब ये जाइलम जो है ना, जाइलम पेरेन्काइमा, सिर्फ यही लिविंग है। पेरेन्काइमा कहीं देखा था हमने? सिंपल टिश्यू में देखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो इसमें पेरेन्काइमा के पेरेन्काइमा जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे फूड को स्टोर कर सकता है, वो मेनली स्टार्च फैट को स्टोर कर सकता है, अदर सब्सटेंस जैसे टेनिन को स्टोर कर सकता है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे स्टेम के बीच में जाइलम होता है, बट पानी तो हर जगह पहुँचाना है ना, साइड साइड में भी पहुँचाना है पानी। तो साइड वाइज पहुंचाने के लिए रे पेरेन्काइमा होता है। रे पेरेन्काइमा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सन है, सन क्या करता है? रे इसका साइड वाइज ऐसे निकलता है। तो क्योंकि ये पेरेन्काइमा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कहाँ? लेटरली, मतलब साइड वाइज ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है सन की रे की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं रे पेरेन्काइमा। क्लियर है यहाँ तक? रे पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? रेडियल ट्रांसपोर्टेशन। रे पेरेन्काइमा का काम होता है रेडियल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ना, अगला फ्लोएम के बारे में हम लोग देखते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम का मेन फंक्शन, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है, अनलाइकली जाइलम। जाइलम क्या होता था? यूनि डायरेक्शनल होता था, बट फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट किसको करता है? मेनली फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है यहाँ तक? और सुक्रोज जो होता है ना, ग्लूकोज पर फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, तो इसी से मिलकर सुक्रोज बना होता है। क्लियर है यहाँ तक? जब बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ आता है ना, तो वो बनाता है स्टार्च। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे जाइलम में 4 एलिमेंट थे ना, फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होते हैं। फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसमें सीब ट्यूब एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। देखो सीब ट्यूब एलिमेंट क्या होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, बट इसी का मतलब प्रिमिटिव पार्ट, मतलब प्रिमिटिव मतलब ओल्डर पार्ट, सीब सेल जिम्नोटेरिडो में होता है। सीब सेल इज फीचर ऑफ जिम्नोटेरिडो एंड सीब ट्यूब इज फंक्शन ऑफ एंजियो, है ना। ट्यूब इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये एलिमेंट, सीब ट्यूब एलिमेंट जो होता है, ये बेसिकली किस में होता है? सीब ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं इंड वाइज, बट इसमें सीब सेल में क्या होता है? ऐसे जुड़े नहीं रहते, साइड वाइज रहते हैं ऐसे करके, तो इसलिए इसको सीब सेल बोलते हैं। तो ये सीब ट्यूब एलिमेंट है ना, ये लिविंग कंपोनेंट है फ्लोएम का। और देखो क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन करना। ट्रांसलोकेशन इसी से होगा, तो इसलिए ट्रांसलोकेशन को एफिशिएंट करने के लिए इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई अदर एलिमेंट होता है। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? इसके जस्ट बगल में होता है कंपेनियन सेल। तो जाइलम का, सॉरी, फ्लोएम का दूसरा पार्ट क्या है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में क्या होता है ना, कंपेनियन सेल क्या करता है? इसके जस्ट बगल में, नाम से कंपेनियन मतलब साथी, कंपेनियन सेल क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कोई ऐसा सेल जो विदाउट न्यूक्लियस सर्वाइव करता है, तो कौन करता है? सीब ट्यूब एलिमेंट। क्यों करता है? क्योंकि उसके बगल में कंपेनियन सेल होता है जो उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो सीब ट्यूब एलिमेंट इज कंट्रोल बाय कंपेनियन सेल सिंस सीब ट्यूब एलिमेंट डोंट हैव न्यूक्लियस। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ना सीब ट्यूब है, ध्यान देना, यहाँ पे सीब ट्यूब एलिमेंट ये है, इसके बगल में कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल इसको रेगुलेट करता रहता है। साथ में यहाँ पे देखो एक ट्यूब जब जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे पोर होंगे, है ना, तो उसको सीब ट्यूब पोर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ध्यान से, सीब ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल जो होता है ना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या था? सीब सेल था, तो वहाँ पे ना तो ट्यूब होगा और ना कंपेनियन सेल होगा। याद हो जाएगा दोनों, ना तो ट्यूब होगा, ट्यूब एलिमेंट होगा, ना कंपेनियन सेल होगा। कंपेनियन सेल क्या करता था? जैसे सीब ट्यूब एलिमेंट यहाँ पे है, ये कंपेनियन सेल है, इससे कनेक्शंस बने होते हैं। प्लांट में जब दो सेल के बीच में कनेक्शंस बने होते हैं ना, उस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है,
इसको सिस्टर सेल बोलते हैं। सिस्टर सेल सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को, क्यों? क्योंकि दोनों का ऑरिजिन और फंक्शन एक साथ होता है, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टर सेल बोलते हैं। कंपेनियन सेल जो होता है ना, ये स्पेशल टाइप का पेरेन्काइमा ही है, मतलब ये समझ में आ गया, पेरेन्काइमा ही हल्का सा स्पेशलाइज होकर कंपेनियन सेल बना रहा है। और सीव ट्यूब एलिमेंट में कितना प्रेशर रहेगा ये भी रेगुलेट कौन करेगा? कंपेनियन सेल करेगा। इवन सब कुछ रेगुलेट सीव ट्यूब को कौन करेगा? कंपेनियन सेल ही करेगा। जिम्नोटेरिडो में क्या होता है? सीव सेल, जिम्नोटेरिडो में क्या होता है? सीव सेल होता है और वहाँ पे सीव सेल है, तो कंपेनियन सेल की तरह सीव ट्यूब में जैसे सीव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल होता था, उसी तरह सीव सेल के साथ भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे होता है एल्बुमिनस सेल या स्ट्रॉस बर्जर सेल जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है यहाँ तक। अगला फ्लोएम फाइबर है, ठीक है, इसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? फाइबर है, इसका मतलब स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा, और फाइबर है, सपोर्ट इसका मेन फंक्शन होगा और डेड होगा। फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट है जो डेड होता है, फ्लोएम फाइबर ही ऐसा है जो डेड होता है, ठीक है यहाँ तक। फ्लोएम फाइबर जो होता है ना, ये ध्यान देना यहाँ पे, इलोंगेटेड, कोई भी फाइबर इलोंगेटेड ही होता है, और ये अनब्रांच्ड फाइबर, अनब्रांच्ड ही है हर जगह, एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपेसिस। जितने भी फाइबर है सब में नीडल लाइक एपेसिस होते हैं। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज यूनिक थिक एंड क्वाइट थिक। कोई भी फाइबर है तो उसको सपोर्ट करना मेन फंक्शन है, तो उसके सेल वॉल क्या होते हैं? लिग्निफाइड होकर थिक हो जाते हैं हल्के से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। एट मैच्योरिटी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लास्ट। हर फाइबर जब मैच्योर होता है तो अपना प्रोटोप्लास्ट जो अंदर का लिविंग टिश्यू है ना, उसको वो लूज कर देता है और उसके बाद डेड बन जाता है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प पर यूज कमर्शियली, पता है ये अपने को, ठीक है। उसके द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब। देखो जो भी चीज़ प्राइमरी बनेगा ना उसमें सब कुछ छोटे छोटे होंगे, तो जो पहले फॉर्म होता है ना उसमें नैरो सीव ट्यूब होते हैं, एंड उसको हम लोग प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं। जो पहले बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोमेरिस्टम था ना वहाँ पे, उसी तरह प्रोटोफ्लोएम। और जो बाद में बनता है उसमें विगर सीव ट्यूब होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफ्लोएम। आई थिंक यहाँ तक बहुत ईजी है ना, ठीक है। अगला देखते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। जिस तरह जाइलम पेरेन्काइमा था उसी तरह ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, इजी है ना, सेम टू सेम फंक्शन। क्योंकि ये पेरेन्काइमा है तो लिविंग होगा, इलोंगेटेड होता है और टेपरिंग होता है, ध्यान देना यहाँ पे, इलोंगेटेड होता है और टेपरिंग होता है। फंक्शन स्टोरेज करेगा फूड को, उसके अलावा अदर सब्सटेंस जैसे रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, इन सबको स्टोर करेगा। पेरेन्काइमा का ये सब फंक्शन था। उसके अलावा रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के रेडियल ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। रेडियल ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था ना अभी, उसको रे पेरेन्काइमा वहाँ पे बोलते थे, है ना। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा भी रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग रे पेरेन्काइमा बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है ना, ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा एक चीज़ मैंने बताया भी था वहाँ पे किसके साथ, कंपेनियन सेल के साथ और सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ, कि जो जब दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो कोई भी दो सेल जब कनेक्टेड होना तो वो हमेशा किससे कनेक्टेड होता है? बताओ जल्दी से, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट में जहाँ भी सेल कनेक्टेड होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। उसके बाद आगे PYQ देखते हैं, कुछ बहुत ईजी है। चलो एक बार क्वेश्चंस को देखो फिर इसको सॉल्व करते जाना। इसको मैच द कॉलम है इसमें, सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू क्या, जाइलम फ्लोएम, क्या वो एक्टिवली डिवाइड करता है? उतना नहीं करता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करता। सिंपल टिश्यू डिवीजन करता है? नहीं करता। तो इसका क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर सारे सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन फंक्शन होगा तो वो सिंपल टिश्यू होगा, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वेस्कुलर टिश्यू? क्योंकि वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किसमें होगा? वेस्कुलर टिश्यू में होगा। उसके अलावा डेड सेल विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमन, ये स्क्लेरॉइड का स्टोरी है ना। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ये कब का क्वेश्चन है? रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। इजी NCERT से ही था, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ द डैमेजिंग पार्ट, डैमेजिंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, बताओ जल्दी से बताओ। ये मैंने बताया था ना कि ग्रासेस है, उसमें एपेक्स को अगर खा गया हर्बीवोरस प्लांट तो उसमें जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ना, वो उसको रीजनरेट करवाता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन नहीं है। अगला देखते हैं, ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकरी एलिमेंट।
ट्रेकरी एलिमेंट किसको बोलते हैं, हार्डोलम को बोलते हैं। मतलब इसमें क्या आएगा, ट्रेकिड्स प्लस वेसल्स आएगा। तो ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर, मतलब ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम वेसल्स, वेसल्स से ये ट्रेकिड्स कैसे डिफर होगा, बिंग इम्पॉपुलेटेड लैकिंग न्यूक्लियस, वेसल्स में न्यूक्लियस नहीं होते, बिंग लिग्निफाइड दोनों होते हैं, हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये अभी नहीं देखना अपने को, रूट में देखना है। तो बिंग इम्पॉपुलेटेड है ना, क्योंकि ट्रेकिड्स जो होता है वो इम्पॉपुलेटेड होता है। इम्पॉपुलेटेड क्या होता है, उसके जो एंड होते हैं ना ट्रेकिड्स के, ऐसे ट्रेकिड्स है ना, इसमें पिट होते हैं ऐसे करके, है ना, ये वाला एंड जो होता है ना ये इम्परफोरेटेड होता है, जबकि वेसल्स के जो एंड होते हैं ना ये परफोरेटेड होता है। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, बताओ जल्दी से। गार्ड सेल नहीं हो सकता, गार्ड सेल स्टोमाटा में होता है, मैं आगे बताऊंगा। सीब एलिमेंट और वेसल एलिमेंट, बताओ इसमें क्या होगा, सीब ट्यूब एलिमेंट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया ना, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर देना।